हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो है एक्सरसाइज 1.4 का जो है इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि अब हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। और पूरा चैप्टर मैं कहूँ तो क्वेश्चन ज़्यादातर इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। और फिर वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको कि हम ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट्स बोल देते हैं। ठीक है, इन पे बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले समझेंगे वेन डायग्राम क्या है। तो व्हाट इज वेन डायग्राम? तो लिखेंगे इट इज अ डायग्राम in which universal set is represented by a rectangle and its subsets are represented by closed curves usually a circle। ठीक है बेटा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होगा जिसमें कि यूनिवर्सल सेट को, लाइक मान लीजिए मेरा यूनिवर्सल सेट है ये, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट को मैं रेक्टेंगल से, ठीक है, रेक्टेंगल से, और उसके जो सबसेट्स होंगे उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? सर्कल से। क्लोज्ड कर्व्स मींस आपके एलिप्स है, ये सब एलिप्स या सर्कल, ये सब क्लोज्ड कर्व है बेटा। ठीक है, तो जनरली हम सर्कल्स लेते हैं, एलिप्स भी ले सकते हैं, या कोई और क्लोज्ड कर्व है उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यूनिवर्सल सेट को यानी कि यू को रेक्टेंगल से, और उसका जो सबसेट है उसको जनरली सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे? मान लीजिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक मैंने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने एक सेट लिया ए, जिसमें मैंने लिया 1 2 3 5 6 7। इसके बाद मैंने बी सेट लिया, इसमें मैंने ले लिया 5 6 9। लेट अस सपोज मैंने एक ऐसे एग्जांपल लिया है। तो यूनिवर्सल सेट में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मान लीजिए पूरे यूनिवर्सल सेट में फैले हुए हैं। ठीक है बेटा, अब 1 में मैंने क्या लिया हुआ? 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7, ये मान लीजिए ऐसे। ठीक है ना, 7 को मैं इसी के अंदर कर देता हूँ। ठीक है, मैं सर्कल परफेक्टली बना नहीं, कोई नहीं, इलिप्स टाइप का बन गया। तो 1 2 5 6 7 ये तो बेटा आ गए सेट ए में। ठीक है, 5 6 और 9, 5 6 और 9, मैं 7 को थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 5 6 और 9 ये आ गए बेटा मेरे सेट नंबर बी में। ठीक है, तो देखो मैंने यूनिवर्सल सेट को यू से, जिसमें कि 1 से लेके 9 तक सारे नंबर थे, और आपका ए में मैंने कुछ एलिमेंट लिए 1 2 5 6 7, वो मैंने कुछ इस तरीके के सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिए, और 5 6 7 ये मैंने इस टाइप से सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिए। ऑल्दो ये एलिप्स ज़्यादा लग रहा है, सर्कल तो नहीं लग रहा। एलिप्स मीन्स इस टाइप का जो फिगर होता है। ठीक है, तो वैसे मैं सर्कल लूँगा। ठीक है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि वेन डायग्राम क्या है। अब इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो दो मैंने जो सबसेट्स लिए हैं बेटा, ये दोनों क्या हैं? सबसेट्स हैं। किसके सबसेट हैं? यूनिवर्सल सेट की। ठीक है ना, सबसेट का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो आप उसका इंट्रोडक्शन देखें एक्सरसाइज 1.3 का। तो अब इन दोनों में आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे 5 6 यहाँ भी हैं, 5 6 यहाँ भी हैं, तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं कि नहीं है? तो बस ऐसी ही प्रॉपर्टीज़, जैसे कि कॉमन एलिमेंट्स के ऊपर या सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करें उसके ऊपर, तो हम पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है ना, तो कॉमन मतलब इन दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन एलिमेंट के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं और कोई प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन नाम से जानी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं उन प्रॉपर्टीज़ को, सबसे पहले जो नाम दिया गया बेटा वो दिया गया है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या मतलब है यूनियन ऑफ सेट्स का? यूनियन ऑफ
सेट्स, मान लीजिए कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी मतलब जिसमें एलिमेंट होंगे, एक हो या 10 हो, ठीक है ना, सेट एम्प्टी नहीं होने चाहिए वरना फिर कॉमन क्या लोगे या उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे करोगे, ठीक है बेटा। तो यूनियन ऑफ सेट्स, तो इसमें बोलेंगे इट इज द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट A and B, each element being taken only once, ठीक है बेटा। एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, इसमें सिंबल कौन सा यूज करेंगे हम, U, ठीक है बेटा। यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं ए और बी के, आप उनको क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए। सम करने का मतलब है इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है ना। ईच एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, लेकिन एक एलिमेंट को एक ही बार लेना है, ठीक है बेटा। हम इसको यू सिंबल से डिनोट करते हैं। एग्जांपल देता हूं आपको इसका मैं एक बार। मान लीजिए ए है मेरा एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ठीक है बेटा। और बी मैंने सेट लिखा एक्स ए एल एम, मान लीजिए मैंने इसमें ऐसे एलिमेंट डाल दिए हैं, ठीक है बेटा। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा, ठीक है ना, देखो ए यूनियन बी, ठीक है ना, मैंने कहा था किस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से, यू से। तो इसको हम पढ़ेंगे बेटा ए यूनियन बी, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ए यूनियन बी, इसको ऐसे रीड आउट करते हैं बेटा। तो ये पॉइंट भी इधर से भी क्लियर होते जाएंगे आपको। ये मैं थोड़ी ना मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख के रखता हूँ, ठीक है, ताकि जब आप अगर इसको एनसीईआरटी में रीड आउट करते हो तो समझ में आ जाए। तो ए यूनियन बी, ठीक है ना, रीड तो ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स को आप इकट्ठा कर लीजिए। अब इकट्ठा करने का क्या मतलब है बेटा यहाँ पे, कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए एल एम, ठीक है बेटा। सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर लिया या नहीं कर लिया मैंने, पहले तो आप ये बताओ। ए के भी जितने एलिमेंट है, बी के भी जितने एलिमेंट है, लेकिन इस बात को फॉलो करना बेटा। ऐसा करो, ईच एलिमेंट की जगह लिख लो कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, ठीक है। कि जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको एक ही बार लिखना है। मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में कि एलिमेंट को कभी भी रिपीट नहीं करते। अब यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है तो आप एक्स को 2 बार लिखोगे, नहीं। अरे भाई एलिमेंट तो एक्स ही है ना, तो उसको एक ही बार लिखना है। इसलिए मैंने लिखा कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार आपने लिखना है, ठीक है बेटा। तो टोटल इसमें और उसके मिला के ये आपके एलिमेंट हो गए। तो इसी को हम बोलेंगे इस पूरे को बेटा ए यूनियन बी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। ये मैंने अपनी डेफिनेशन लिख दी। अभी आपकी यही सी डेफिनेशन से या आपका ये जो बेटा रिजल्ट आया है, इससे हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी एलिमेंट हैं या तो वो ए से बिलोंग करेंगे या वो बी से बिलोंग करेंगे या फिर वो दोनों से बिलोंग करेंगे, ए और बी से। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक एलिमेंट है, अब ये बताओ पहले एक्स उठाओ, एक्स किस से बिलोंग करता है, दोनों से। तो एक्स बिलोंग टू, ऐसे लिख देता हूं, बोथ ए एंड बी। वैसे ऐसा लिखते नहीं है, बोथ ए एंड बी, जस्ट मैं कुछ यहाँ पे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो एक्स जो है दोनों में है, बिल्कुल सही बात। अब ये बताओ वाई किस में बेटा, वाई बिलोंग टू ए। जेड किस में है, जेड बिलोंग टू ए, जेड भी ए में ही है ना। उसके बाद डब्ल्यू किस में है, डब्ल्यू बिलोंग टू ए। उसके बाद ए किस में बेटा, ए बिलोंग टू बी। ए जो है एलिमेंट, ये जो ए एलिमेंट है ना, ठीक है, वो किस में है, बी में। उसके बाद एल उठा लो, एल किस में बेटा, एल बिलोंग टू बी, एल जो है बी सेट में। एम किस में है, एल बिलोंग टू बी। तो हमने क्या पाया कि ए यूनियन बी जब हम करेंगे और उसका जो पूरा एलिमेंट्स का सेट आएगा, ठीक है बेटा, तो वो एलिमेंट या तो ए से बिलोंग करेगा या वो एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा, या कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो दोनों ए और बी दोनों से बिलोंग करेंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इफ ए यूनियन बी इज डन देन द एलिमेंट विल आइदर बिलोंग टू ए, या तो वो ए से बिलोंग करेगा बेटा, और बी, या तो वो बी से बिलोंग करेगा, और बोथ ए एंड बी, या वो ए और बी दोनों से बिलोंग करने वाला है, ठीक है। मेरे ख्याल से इस
चीज से ये बात क्लियर हो गई होगी, और बस ये पॉइंट भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आइए जरा यूनियन ऑफ सेट्स की, यहाँ पे मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, द यूनियन, ठीक है ना, द यूनियन इज द सेट। यूनियन क्या है बेटा, वो सेट है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और बी और बोथ। क्या बोला उसने कि ये यूनियन जो है वो सेट है जिसमें वो एलिमेंट आएंगे जो कि या तो ए से बिलोंग करेंगे या बी से बिलोंग करेंगे या दोनों से बिलोंग करेंगे। बात हुई क्लियर। और सिंबल यू से हम इसको क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रीड एज ए यूनियन बी। ठीक है, अब चाहो तो आप एक आधा एग्जाम्पल और ले सकते हो। मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा x जिसमें मैंने लिखा 1 2 3 4 5। दूसरा मैंने सेट लिखा y जिसमें मैंने लिखा 3 5 3 4 7 8 10। ठीक है बेटा, और मैंने कहा फाइंड x यूनियन y। आप x यूनियन y कीजिए। ठीक है, x यूनियन y करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, 1 2 3। मैंने कहा ना जितने एलिमेंट है सबको इकट्ठा कर लो, 1 2 3 4 5 7 8 10। देख लो 1 2 3 4 5 7 8 10। 4 5 दोनों में है, सॉरी 3 4 दोनों में है, तो बस उनको एक ही बार लिखना, दो बार मत लिखना। ठीक है, तो देख लो मैंने सारे एलिमेंट लिख लिए, x यूनियन y, जितने भी एलिमेंट x में थे या एलिमेंट y में से सबको इकट्ठा कर लिया, कॉमन एलिमेंट को एक बार। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो x यूनियन y को हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। बात हुई क्लियर। अब एक मैथमेटिकली एक डिनोशन और लिख देते हैं बेटा। अगर a यूनियन b मैंने लिखा, x क्या है, x को एलिमेंट है, x इज सच दैट x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। मैंने कहा था ना, या तो एलिमेंट वो a से बिलोंग करेगा या b से बिलोंग करेगा। ठीक है, या दोनों में बिलोंग करेगा। तो एलिमेंट या तो a का होगा या वो एलिमेंट b का होगा। तो मैथमेटिकली बेटा हम ऐसे लिखेंगे। तो जब भी a यूनियन b मिसलेनियस के क्वेश्चन जो है बेटा, उसमें ये डिनोशन बड़ी काम आती है, ये वाली ध्यान रखना। क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी यहाँ पे एकदम से नहीं दिखा सकता, लेकिन ठीक है। तो जब भी यूनियन आएगा, एक चीज और याद कर लो, जब भी यूनियन आएगा, यूनियन का मतलब होगा और। ठीक है, या तो एलिमेंट एक सेट में होगा, नहीं तो वही एलिमेंट दूसरे सेट में होगा, ये हो सकता है दोनों में हो। तो बात आई समझ में, यूनियन कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब और होगा। चलो जी, तो ये और क्यों आया वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया था। अब इसके बाद बेटा इसका एक जो है ना वेन डायग्राम आता है। ठीक है, कहाँ गया वेन डायग्राम। चलो जी, एक बार इसका मैं आपको वेन डायग्राम और बना के दिखा देता हूँ। मान लो मैं इसी का वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, A यूनियन B का वेन डायग्राम। तो सबसे पहले तो ये हो गया बेटा, सिर्फ वेन डायग्राम दिखा रहा हूँ अभी, फिर इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। ये बेटा मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट को आप U से लिख देंगे। और ये हो गया बेटा मेरा A, ये हो गया B, ये मेरा सेट A और ये मेरा सेट B। तो मैं इसको क्या कर दूंगा बेटा, पूरे को शेड कर दूंगा। अब देखो इसमें ये A भी आ गया, B भी आ गया, और ये वाला जो रीजन है ये बेटा वो रीजन होगा जिसमें दोनों वाले एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं ये वाली जगह हटा रहा हूँ। ये हो गया यूनिवर्सल सेट A B 1 2 3 4 5 1 2 5 3 4 7 8 9 7 8 10। देखो बेटा ध्यान से देखना, मैंने लिखा है ये दो सेट लिखे हैं, एक A हो गया, ये B हो गया। मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा। तो 1 2 3 4 5, सॉरी x और y है, ये A और B नहीं है, x और y। ठीक है, चलिए जी, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, x सेट में 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। ये भी देखो बेटा, ये x सेट है या नहीं है। फिर ये y सेट है, y सेट में क्या है, 3 4 7 8 9, 3 4 7 8 10 है, सॉरी 7 8 10। ठीक है बेटा, अब दोनों में 3 4 दोनों में कॉमन है। तो बेटा देखो ये वाला जो रीजन है ना आपको, ये जो नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है ना,
ये मैंने 3 4 इसमें लिखा है। क्यों? अब आप देखोगे इसको पकड़ोगे तो इसमें भी x में भी 3 4 नजर आएगा, इसको पकड़ोगे y इसमें भी 3 4 आपको नजर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो बीच वाला रीजन है ना बेटा, ठीक है, ये बीच वाला रीजन है, ये कॉमन रीजन है। ठीक है, इसके बस मैं अगले ऑपरेशन में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको सेट्स के अगर वेन डायग्राम भी बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये A यूनियन B, इसका वेन डायग्राम बेटा ये होगा, क्योंकि इसमें ये सारा ही रीजन आएगा, क्योंकि ये वाला रीजन A वाला हो जाता है। ये वाला जो रीजन है, देखो ये रीजन ऐसा है जो दोनों में है, और खाली ये वाला जो रीजन होगा बेटा, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला रीजन किसका है? B का। तो ये A का हो गया रीजन, ये B का हो गया, यानी कि यहाँ पे A सेट के एलिमेंट, यहाँ B सेट के एलिमेंट, और ये वाला जो रीजन है ये ऐसा रीजन होगा जहाँ पे दोनों सेट के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम बेटा सारे ही रीजन को लेके चलते हैं, क्योंकि एलिमेंट या तो A का होगा या B का होगा, या एलिमेंट ऐसा होगा जो दोनों का हो, दोनों सेट्स का हो, A सेट या B सेट। मेरे ख्याल से ये लैंग्वेज का डायग्राम भी आपको पता लग गया होगा। तो ये A यूनियन B का डायग्राम बेटा आपका ये आ गया। ठीक है, जरा एक बार इसको ध्यान से देखिए। तो क्या यूनियन की जो कहानी है बेटा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, और इससे ज़्यादा यूनियन के बारे में कुछ है भी नहीं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये समझ में आ गया होगा। सो टिल देन नोट इट डाउन, अगले ऑपरेशन पे आता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपका नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स है बेटा, उसके बारे में बात कर लेता हूँ फटाफट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, और साथ साथ इनके जो इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम है वो भी हम ड्रॉ करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, तो पहला है लाइक कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, तो बेटा ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर मैं A का यूनियन करूंगा B के साथ तो वो बराबर होगा B यूनियन A। ठीक है, अरे यार 3 + 2 लिखो है, 2 + 3 लिखो, आना तो 5 ही है ना। तो और A यूनियन B का वेन डायग्राम में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा एसोसिएटिव लॉ। आपको पता है ये 3 सेट्स के लिए यूज करेंगे हम इसको। तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहो तो इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने A सेट लिया बेटा 1 2, बस छोटे छोटे सेट लूँगा। B सेट लिया मैंने 2 3, और मैंने C सेट लिया 3 4। ठीक है बेटा, A सेट मैंने लिया 1 2 या 2 3 या 3 4, 3 सेट है ना। अब ये बताओ, पहले मैं LHS लेता हूँ कि भैया आपको अगर प्रूफ चाहिए इसका, तो LHS क्या है बेटा? A यूनियन B यूनियन C। और ये चीज़ है ना आपको एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन में भी हेल्प करेगी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आप A यूनियन B कीजिए। सबसे पहले तो यही करोगे ना, A यूनियन B करो पहले। A यूनियन B क्या आएगा? यूनियन का मतलब इकट्ठा ही तो करना है। तो 1 2 3 4 1 2 और 3, और अरे यार A और B के एलिमेंट इकट्ठे कर लो ना, 1 2 3। 2 तो कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। उसके बाद C ये है, इसका हम यूनियन करेंगे किसके साथ? C के साथ। तो A यूनियन B यूनियन C। अब A यूनियन B तो बेटा 1 2 3 है, उसका यूनियन करेंगे किसके साथ? C के साथ। तो आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बता दो मुझे फटाफट। A यूनियन B यूनियन C क्या आएगा? 1 2 3 4। सिमिलरली जब आप बेटा RHS करेंगे, RHS में क्या है? पहले A यूनियन B यूनियन C। तो सबसे पहले तो ऐसे कर लो, B यूनियन C कर लो। B यूनियन C का क्या मतलब है? B और C के एलिमेंट इकट्ठे करने हैं सारे। तो 2 3 4 लो जी। अरे भाई यही तो आएगा, 2 3 4, 3 कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। अब उसका यूनियन करना है A के साथ। ठीक है, तो B यूनियन C वो 2 3 4 और A के एलिमेंट 1 2। तो A के साथ यूनियन करेंगे तो बेटा क्या आएगा? अरे यार 1 2 3 4 नहीं आएगा क्या? ठीक है ना, पहले तो B यूनियन C कर लो और फिर उसका यूनियन कर दो किसके साथ? A के साथ। तो A में क्या है? 1 और 2 है, और इसमें 2 कॉमन है इसलिए एक ही बार लिखा। तो 1 2 3 4, देखो इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, आगे इक्वल नहीं आ गया। ठीक है, तो ये बेटा सेकंड लॉ था। थर्ड बेटा लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ भी बोल सकते हैं। क्या कहता है बेटा इसमें कि A का यूनियन करेंगे 5 के साथ,
तो बेटा ए ही आना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी मरे हुए के साथ लड़ाई करोगे तो आप ही बचोगे ना, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ए का मैंने यूनियन क्या, फाई, फाई क्या बेटा, फाई है मेरा एम्प्टी सेट, फाई क्या है मेरा एम्प्टी या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट, ठीक है। तो उसका यूनियन करोगे फाई के साथ तो ए ही तो मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो सारे एलिमेंट किसके बचेंगे, ए के, तो इसलिए ए लिख दिया। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा यू का ऐसा, पहले तो ये बता दूं, आइडेम्पोटेंट लो, नेक्स्ट जो लो है बेटा उसको बोलते हैं हम आइडेम्पोटेंट लो, ठीक है ना। इसको मैं पढ़ता हूं आई एम इम्पोर्टेंट, कहने का मतलब कि ए का मैं जब यूनियन करूंगा बेटा ए के साथ तो क्या मिलेगा, ए ही तो मिलेगा, खुद का खुद के साथ यूनियन करता हूं, इसलिए आई एम इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ भी मैं ही हूँ यहाँ भी मैं ही हूँ, यहाँ यानी कि यहाँ भी सेट ए है यहाँ भी सेट ए है, तो मिलना क्या है, सेट ए ही मिलेगा ना बेटा। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं, मान के चलिए लॉ ऑफ यू, हम इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ यू, कि भाई यू का यूनिवर्सल सेट का, ये बेटा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसका मैं यूनियन करूँगा किसके साथ, ए के साथ, ये छोटा सा बना रहा हूँ तो समझ जाना। तो बेटा क्या मिलेगा हमें यू ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यू का यूनियन करूँगा ए के साथ तो पूरा का पूरा मेरा यू सेट ही इसमें आएगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लॉ ऑफ यू। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी ये बेटा टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किससे रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन, देखो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बेटा सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है मैंने पहले ही, ठीक है ना, मैथमेटिकल है। यूनियन में तो काफ़ी कुछ मुझे बताना था इसलिए पहले एक्सप्लेन कर दिया था। इंटरसेक्शन में क्या है, इट इज़ द कॉमन एलिमेंट, ठीक है बेटा, जो भी कॉमन एलिमेंट होते हैं सेट ए और बी में, ठीक है ना, बीइंग टेकन ओनली वंस, बीइंग टेकन ओनली वंस, जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखते हैं वैसे भी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है बेटा, ये वाला सिंबल है, हम इंटरसेक्शन को इससे डिनोट करते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट का क्या मतलब है कि भाई जो भी कॉमन एलिमेंट है सेट ए और बी में, उसी को हमने क्या बोला, इंटरसेक्शन, और उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। सीधे सीधे एक एग्जांपल से इसको हम रिलेट करेंगे कि भाई मान लीजिए ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 5 6, और मैं लिखता हूं ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसको कैसे रीड करेंगे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको रीड करना बता दिया मैंने। अब इसका जब आप लिखो बेटा, मैंने कहा कि कॉमन एलिमेंट, क्या बोला मैंने, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट का मतलब क्या है, देखो अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, वो एलिमेंट जो दोनों में है, तो 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो बस ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बेटा 3,4, ठीक है, और एक ही बार लिखना है, बीइंग टेकन ओनली वंस। बात आ गई समझ में। इसके अगर मैं बात करूं, एक चीज और है, मैथमेटिकली अगर हम इसको एक्सप्रेस करें, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी। अब देखो ना, अब जो कॉमन एलिमेंट है वो a से भी बिलोंग करेगा और b से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इंटरसेक्शन जब भी आएगा, इसका मतलब हम एक कंपलसरी कंडीशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा, कंपलसरी कंडीशन। अब आप कहेंगे सर इसका काम कहाँ पे आएगा, इसका काम बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काम लेते हैं हम इसका, और प्रोबेबिलिटीज़ में भी हम इस चीज़ का काम लेते हैं कि जहाँ पे कंपलसरी कंडीशन नज़र आती है वहाँ पे मैं इंटरसेक्शन का यूज़ करता हूँ। और टीचर क्या, मैं भी जनरली सभी हम ये बताते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा एंड या फिर प्लस। बता रहे समझ में कि इंटरसेक्शन का मतलब है कि एंड वर्ड कहीं ना कहीं यूज़ होगा। एंड क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट होता है वो दोनों ही सेट से बिलोंग करता है, और ये कंपलसरी कंडीशन होती है कि इंटरसेक्शन भी है तो 3 जरूरी है। इंटरसेक्शन का मतलब जरूरी है, कंपलसरी कंडीशन है कि एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। अगर ए में है बी में नहीं है तो फिर वो बेटा आ जाएगा डिफरेंस ऑफ सेट्स में, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं बट इस पर थोड़ा सा खेल जाता है वो। तो इसकी मैंने मैथमेटिकल डिनोशन बता दी कि अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी, एंड मतलब कंपलसरी कंडीशन। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है बेटा। इसके वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। अगर इसका वेन डायग्राम आएगा तो देखो ये मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का हम वेन डायग्राम बना रहे हैं भाई। तो इसका मतलब है कि हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये वाला
वो वाला रीजन है, ठीक है ना, जो कॉमन है दोनों में। ये रीजन अगर आप उठाओगे, ये ए में भी है, ये रीजन बी वाले सेट में भी है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का क्या है बेटा, वेन डायग्राम। ये मैंने शेड किया ना, सिर्फ ये वाला। बात हुई क्लियर? चलो जी, अब आप कहेंगे सर अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर क्या करोगे? चलो जी, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, तो हम उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है बेटा, डिसजॉइंट सेट्स। आइए जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टीज बता दी थी, कुछ इससे भी रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट है बेटा डिसजॉइंट सेट्स, मतलब नो कॉमन एलिमेंट्स, द सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट, जिसमें भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। लेट अस सपोज ए सेट है मेरा बेटा ए बी सी, और बी सेट है मेरा एक्स वाई जेड। अब आप बताओ इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब क्या था? एम्प्टी है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने इनको क्या कहा? डिसजॉइंट सेट। कहने का मतलब है जब भी डिसजॉइंट सेट की बात आएगी तो ये मान के चलना या ये दिमाग में बिठा लो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा? 5 होगा, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और इसकी अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम की, तो ये है बेटा इसका वेन डायग्राम। अब आप बताओ इन दोनों में कोई कॉमन रीजन है? नहीं है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 का या डिसजॉइंट सेट्स का ये आ गया बेटा वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम जो है बेटा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये मैंने पूरा मैथमेटिकली आपको बता ही दिया था। चलो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हाँ, मैंने ना डिसजॉइंट सेट्स के बारे में बेटा यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तीनों मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। ये रहा डिसजॉइंट सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो पहला बेटा इसमें प्रॉपर्टी है लाइक ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसी को बोलते हैं बेटा हम कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बेटा, कि जो इन दोनों में कॉमन होगा वो इन दोनों में भी कॉमन होने वाला है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट है बेटा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है बेटा आपका एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, बहुत इजी है, जैसे यूनियन का बताया था मैंने एग्जांपल लेके, वैसे आप इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा एसोसिएटिव लॉ हो गया ए इंटरसेक्शन 5। ठीक है, तो ये बेटा आएगा 5। अब आप ए का ऐसे के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो, ठीक है, जिसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या कॉमन कुछ मिलेगा? नहीं मिलने वाला, तो 5 आएगा। इसका बेटा आएगा लॉ ऑफ 5 बोलते हैं इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और कभी मौका मिला तो इसका वेन डायग्राम की बात करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल ये आपके सिलेबस से में नहीं है। ठीक है बेटा, चलो जी, नेक्स्ट है फोर्थ। ए का अगर आप इंटरसेक्शन करो यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपको क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपको क्या मिलने वाला बेटा? ए ही मिलेगा। इसको आप लॉ ऑफ ए भी बोल सकते हो, क्योंकि हम भाई एक ही बात हो रही है यहाँ पे भी अल्टीमेटली। ठीक है ना, और कोई प्रॉपर्टीज की, और ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे वो भी ए ही मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ए का ए के साथ ही कॉमन देखोगे, तो वो मैं नहीं लिख रहा, वो चीज़ एक्चुअली हमारे काम की है भी नहीं। नेक्स्ट जो बेटा प्रॉपर्टी है, जैसे उसमें थी
हाँ जी, ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं दोनों जो मैं लिखने जा रहा हूँ 5th और 6th नंबर पे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर होगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर लगाएंगे यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन है और यहाँ यूनियन है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, एंड ए इंटरसेक्शन सी। पहले तो ऐसा कर लो, ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, फिर लिख लो ए इंटरसेक्शन सी, और फिर जो साइन बचा बेटा ये यू का है ना, वो यहाँ पे लगा लो। ठीक है, अब आप कहोगे सर कैसे, थोड़ा सा इसका वेन डायग्राम भी बता दो, इस प्रॉपर्टी को भी मैच कर लेंगे। अब आप ये बताओ, अच्छा पहले इसको रीड आउट कैसे करते हैं। इस प्रॉपर्टी का जो नाम है बेटा, हम बोलेंगे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ठीक है ना, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, बेसिकली वही है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी नाम दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आपको ना पता हो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 3 × x + y, ये बेटा मैं अलजेब्रा से ले रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब है कि 3 को x से भी मल्टीप्लाई करोगे, फिर लगाओगे प्लस 3 को y से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या लिखो बेटा 3y। तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अलजेब्रा, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा, हम क्योंकि स्टैट से बिलोंग कर रहे हैं, वेन डायग्राम की हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो पढ़ेंगे तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। इसके अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहले ऐसा करते हैं, ए बी सी है ना, ए बी सी, ठीक है बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो पहले ऐसा करो, ये मुझे बताओ बी यूनियन सी क्या आएगा, बी यूनियन सी, इसका मतलब है कि बी ये हो गया बेटा, और सी आपका ये पूरा हो गया, यानी कि बी यूनियन सी का क्या मतलब है कि बी और सी का सारा ही हिस्सा उठा लो। देख लो, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं पहले, बी यूनियन सी मतलब ये आ गया बेटा। अब मैं इंटरसेक्शन करना चाहता हूं बी यूनियन सी का, किसके साथ, ए के साथ। बात समझना कि बी यूनियन सी का मतलब है ये पूरा हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब मैं उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करना चाहता हूं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो ए तो मेरा ये वाला है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे शेड कर रहा हूं। अब ये आपको पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा। ठीक है, ये देखना जरा, ये बेटा मेरा ए है, ये वाला हिस्सा मेरा ए है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो मेरा पोर्शन है वो ए है, और बी इंटरसेक्शन सी का, बी यूनियन सी का मतलब है कि ये पूरा हिस्सा उठा लेता, और ए के साथ कॉमन लेना चाहता हूं। तो कहने का क्या मतलब बेटा कि ए में और बी यूनियन सी में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन क्या है बेटा। ठीक है, तो अब आप इस पूरे में, यानी कि बी इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी और ए में क्या कॉमन हिस्सा नजर आ रहा है, देखो ये वाला हिस्सा आपको कॉमन नजर आएगा। देखो ये वाला जो मैंने डार्क शेड किया ना, अब सर ये तो पूरा एकदम से कंफ्यूजिंग सी चीज़ हो गई। ठीक है, ध्यान से देखना, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और ए में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे अभी मेरे पास मल्टी कलर्ड नहीं है, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है रिप्रेजेंटेशन से कि बी यूनियन सी। तो मैं रीजन की जो बात कर रहा हूँ बेटा, अगर आप उसका वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, अगर आपको उसका सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम बनाना है, तो मैं सिर्फ कितने हिस्से की बात कर रहा हूँ, इतने हिस्से की। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मैंने जो यहाँ पे शेड किया है ना, यहाँ पे जो मैंने शेड किया बेटा, सिर्फ मैं इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं चाहता तो वैसे भी बता सकता हूँ एग्जाम्पल से तो बहुत ईजी है प्रूव करना। ठीक है, 5th प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है बेटा, इसके बाद 6th प्रॉपर्टी कि भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, बस इनको आगे पीछे कर दो, तो ये आएगा बेटा ए यूनियन बी, फिर लगाएंगे आप इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी, फिर ये वाली ये बीच में लगा दिया, और फिर ए यूनियन सी। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स
ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। और इसका भी डायग्राम आप बेटा ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाला ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आप खुद ड्रॉ करना। चलो जी, तो ये सारी बातें हमने कर ली। एक बार इसको आप ध्यान से देखिए बेटा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आता हूं फाइनल जो है डिफरेंस ऑफ सेट्स पर। ये सारा इंट्रोडक्शन आपका 1.4 का चल रहा है बेटा, ठीक है। और उसका लास्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स? तो बेटा वही दो एलिमेंट लेट करेंगे, एलिमेंट करो सेट, लेट टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। ठीक है बेटा, कि मैंने दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी लेट किए। इसमें इसका मीनिंग क्या होगा डिफरेंस ऑफ सेट्स का? लिखेंगे सेट्स ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। ठीक है बेटा, अगर मैं ये बोलता हूं ए और बी दो सेट हैं, तो अगर मैंने लिखा कि भाई a माइनस बी का मीनिंग बेटा ये हो गया। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, कि सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए से तो बिलोंग करेंगे लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल से डिस्कशन कर रहे हैं, आगे कैरी ऑन। मैथमेटिकली a minus b can be written as x is such that x belong to a and x does not belong to या not belong to b। कि भाई ऐसा एलिमेंट जो a से तो बिलोंग करेगा लेकिन वही एलिमेंट जो है b से बिलोंग नहीं करेगा। तो मैथमेटिकली हम इसको बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एग्जाम्पल से डील करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। लेट करते हैं कि a इज इक्वल टू लाइक 1 2 3 4 5 6 और बी सेट मैंने लिखा 2 3 5 9 एंड 10। ठीक है बेटा, और मैंने कहा a माइनस बी फाइंड आउट करो। क्या कहा मैंने? a माइनस बी फाइंड आउट करो। तो मैंने कहा वो एलिमेंट जो सिर्फ a के होंगे b के नहीं होंगे। तो आप मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 ये तो a में है, 1 2 3 4 5 6 माइनस फिर बी का एलिमेंट भी लिख लो, माइनस बी लिखा ना मैंने। बी क्या बेटा 2 3 5 9 एंड 10। तो ए में से वो एलिमेंट हटा दो ना जो बी के हैं। तो ए में और बी में क्या क्या एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, तो ए में से बी के हटा दो। बी के एलिमेंट बेटा देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ए में से ना बी वाले एलिमेंट गायब कर दो। यहाँ 3 है, वहाँ भी 3 है, हटा दो। 4 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, हटा दो। ठीक है बेटा, बस। तो मैंने क्या करा 2 3 और 5 ये तीनों एलिमेंट जो हैं, ऐसा भी कह सकते हो कि जो नहीं कॉमन एलिमेंट नहीं बोलूँगा, खैर। तो मैंने ए में से बी के एलिमेंट क्या कर दिए बेटा, रिमूव कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेंगे अब। तो बेटा 1 4 और 6 बताओ, ये बात समझ में आई? 1 4 और 6 ये वो एलिमेंट बच गए जो सिर्फ और सिर्फ किससे बिलोंग करेंगे, ए से। बोलो, लेकिन क्या ये 1 4 6 बी से बिलोंग कर रहे हैं? देख लो ध्यान से, ठीक है ना, आराम से चेक कर लो। 1 4 और 6 ये वो एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ ए सेट में है, बी सेट में नहीं है। बताओ 1 4 6 कहीं बी सेट में नजर आ रहे हो तो नहीं है ना बेटा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि ए में से बी वाले एलिमेंट गायब कर दो। चलो जी, अगर मैं इसका उल्टा कहूँ कि सर बी में से ए फाइंड आउट करो, बी माइनस ए अगर हम कहेंगे तो यानी कि बी में से एक एलिमेंट हटा दो। अब ये देख लो, चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ 2 3 5 9 एंड 10 माइनस ए लिखा मैंने, तो ए को बाद में लिख लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ना बी ए वाले एलिमेंट हटा दो। तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी भगा दो। 3 यहाँ पर भी है, ठीक है। 2 3 5 वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हटा दो। तो क्या बचेगा बेटा, सिर्फ 9 और
10, ठीक है ना। ध्यान उस पर नहीं रखना, ध्यान इस पर रखना है, क्योंकि आप इसमें से ये हटा रहे हो, इसमें से ये नहीं हटा रहे, ठीक बेटा। तो बचा गया सिर्फ 9 और 10। तो अब आप ये देख लो, ये एलिमेंट जो 9 और 10 है, 9 और 10 सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ बी से बिलोंग करते हैं। क्या ये 9 और 10 ए से बिलोंग करते हैं? नहीं करते। देयरफॉर हम यहाँ से एक चीज़ और नोट डाउन कर सकते हैं बेटा कि ए माइनस बी जो है बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ से आप ए माइनस बी और बी माइनस ए आपने फाइंड आउट कर लिया। चलो जी, इसके वेन डायग्राम की बात कर लें। चलो, वेन डायग्राम भी तो होगा इसका। हाँ जी, बिल्कुल होगा। तो वेन डायग्राम बेटा, अगर आप ए माइनस बी का वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है बेटा। ए बी, मैंने कहा ए में से बी के हटा दो ना सारे एलिमेंट, यानी कि मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूं। ये लो जी, ठीक है। ये वाला रीजन आएगा, सिर्फ ये वाला जो रीजन है बेटा वो ए माइनस बी का रीजन होगा। कई बार ए माइनस बी का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं ओनली ए, ठीक बेटा। जब क्वेश्चन में लैंग्वेज आएगी ना तो हम इसकी बात करेंगे, ओनली ए। ओनली ए का मतलब है कि सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़े। अगर आप कहोगे सर बी माइनस ए की अगर हम बात करें, ठीक है बेटा, तो बी माइनस ए क्या होगा? ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ये हटा दो, ये नहीं लगा रहा मैं। बी माइनस ए का मतलब होगा सिर्फ ये वाले, बी माइनस ए का मतलब होता है ओनली बी। तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, कॉमन रीजन भी मत लेना, कॉमन में तो दोनों के आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो जी, तो ये हम सिर्फ इतने रीजन की बात कर रहे हैं, तो दोनों के वेन डायग्राम की भी बात हो गई। अब यहाँ पे बेटा मैंने एक लाइन लिखी हुई है, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। जरा एक बार हम इस पे एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। बेटा ये बताओ, ये वाला रीजन कौन सा है? सिर्फ ये वाला। ये मान लीजिए ए सेट है, ये बी सेट है, तो आप कहोगे सर ये वाला जो रीजन है ना वो है ए माइनस बी का रीजन, ठीक है। अब ये बताओ, ये वाला जो रीजन है जो मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ करके कर रहा हूँ, ये वाला रीजन आप कहोगे सर ये है ए इंटरसेक्शन बी का रीजन। अरे भाई, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन आता है। और ये वाला जो रीजन जो मैंने खाली छोड़ा है, जो शेडेड नहीं है, या ऐसा करो मैं इसको क्रॉस से शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे। अब ये बताओ, ये वाला रीजन किस चीज़ का? आप कहोगे सर ये रीजन है बी माइनस ए का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या बोला मैंने? म्यूचुअली डिसजॉइंट। अब आप ये बताओ, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, ठीक है ना भाई। क्रॉस वाले रीजन में और ये जो मैंने ऐसे ऐसे शेड कर रखा है, ठीक है ना, इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है, ठीक है। तो हो गया ना डिसजॉइंट, यानी कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, नो कॉमन। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, नो कॉमन। इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि जब हम एक एक पेयर लेते हैं, इसका पेयर या ये या फिर ये वाला, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। कहने का मतलब ये नल सेट देते हैं। इसलिए इन तीनों में क्योंकि आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए उनको बोलते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है बेटा। मेरे ख्याल से सारी बात क्लियर हो गई होगी। ये वाली बात भी मैथमेटिकली, ये बेटा मैं ये जो बात बोलता हूँ ना, ये मिसलेनियस में काम आएगी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो ये बेटा आपका इंट्रो खत्म हो गया किसका? एक्सरसाइज 1.4 का। बिफोर वी प्रोसीड टू एक्सरसाइज 1.4, प्लीज वॉच दिस इंट्रोडक्शन केयरफुली। सो टिल देन, नोट इट डाउन।